बहुत इस्तकबाल है नाजरीन आपका। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। अलीमुद्दीन लिंचिंग केस में रामगढ़ की फास्ट ट्रैक अदालत ने 11 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। खुद साख्ता गौरक्षकों ने अलीम को बीफ ले जाने के शुबे में पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। पुलिस ने अलीमुद्दीन के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया था, जहां उसकी मौत हो गई। यह वाकया रामगढ़ के बाजार टांड इलाके में पिछले साल 29 जून को पेश आया था। कानून हाथ में लेने वाले खुद साख्ता गौरक्षकों ने अलीम की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया था। अलीम के अहले खाना पुलिस में कत्ल का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पिछले साल सितंबर में मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में कुल 12 मुलजिमीन थे। 12वां मुलजिम नाबालिग है। तो पुलिस ने अलीमुद्दीन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। 29 जून 2017 को बजरंग दल और गौरक्षा समिति ने अलीमुद्दीन को पकड़ा था। हुजूम ने अलीमुद्दीन की जमकर पिटाई कर दी थी। यह पूरा मामला क्या है हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अलीमुद्दीन को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया था, भेजा था। रांची ले जाते वक्त अलीमुद्दीन के रास्ते में मौत हो गई थी। अलीमुद्दीन के अहले खाना ने थाने में कत्ल का मामला दर्ज कराया था। इस पूरे मामले के बाद गौरक्षा समिति और बजरंग दल अरकान पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया था। 29 जून 2017 को बजरंग दल और गौरक्षा समिति ने अलीमुद्दीन को पकड़ लिया था और उसका कत्ल कर दिया था। पीट पीट कर अधमरा कर दिया था और अस्पताल ले जाते वक्त अलीमुद्दीन की मौत हो गई थी। जी हां, रास्ते में ही अलीमुद्दीन की मौत हो गई थी। अलीमुद्दीन के अहले खाना ने थाने में कत्ल का मामला दर्ज कराया और जब ही से यह पूरा मामला चल रहा था। दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा, संतोष शर्मा, नित्यानंद महतो, सिकंदर राम, कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, राजू कुमार, विक्रम प्रसाद, उत्तम राम, विक्की साउ, ये वो मुलजिमीन हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए। आपको बता दें कि 12 मुलजिमीन में एक नाबालिग है जिसे जुवेनाइल के तहत सजा सुनाई जाएगी और इसके अलावा जो 11 मुलजिमीन हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 1 साल बामशक्कत सजा भी दी गई है। जाहिर सी बात है कि यह पूरा मामला अपने अंदाज में एक अनोखा मामला है, क्योंकि पहली बार मुल्क में अगर देखा जाए तो इस तरह के कई वाकयात पेश आए हैं। जिस तरह से गौरक्षकों ने गुंडागर्दी की और सरेआम कई लोगों के कत्ल किए गए, गौरक्षकों के मामले में या गौरक्षकों के गुंडागर्दी के मामले में मुल्क में अपनी नौयत का यह पहला मामला है, पहला फैसला है जिसमें 11 लोगों को सजा सुनाई गई है। को दोषी करार पहले ही दिया गया था, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अंतर्गत 1 वर्ष, 148 के अंतर्गत 2 वर्ष, 435 के अंतर्गत 3 वर्ष और 427 के अंतर्गत 1 वर्ष तथा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है। इसमें 3 अभियुक्तों को अलग से 120B के अंतर्गत आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है। आरोप गठन के 6 महीने के अंतर्गत यह केस का फैसला हो गया। इसमें एक अभियुक्त छोटू राणा जो है उसकी उम्र 16 साल 2 वर्ष थी, इसलिए वो जुवेनाइल घोषित कर दिया गया। उसका रिकॉर्ड जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में चला गया है, लेकिन वहां आवेदन एक दिया गया डिवीजन के द्वारा कि अपने कार्य परिणाम को समझने में समर्थ था। इसकी उम्र 16 साल 2 साल से वर्ष ज्यादा है, इसलिए इसका केस एज एन एडल्ट चलना चाहिए। पीड़ित परिवार, इसमें मरियम खातून जो इस केस की इन्फॉर्मेंट है, जो कि अलीमुद्दीन की विधवा है, उसके लिए यह जजमेंट भेजा गया है DLSA में और यह कहा गया है कि 2 महीने के अंतर्गत इसको उचित मुआवजा देने का आदेश इस न्यायालय द्वारा दिया गया।
तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट से पूरा इस मामले पर फैसला आया, अपनी नौयत का हिंदुस्तान में पहला मामला है कि गौरक्षकों के खिलाफ इस तरह का फैसला आया है जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि ये अभी इब्तिदाई कोर्ट का, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला है, आगे भी ये मामला अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन अपनी नौयत का ये पूरा मामला है। इस पर और बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ खुद अलीमुद्दीन की बेवा मरियम खातून हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। संजीवा एम्बिस्ट हैं जो कि वकील हैं इस पूरे मामले के, अलीमुद्दीन की तरफ से वो जुड़े हुए हैं। और बीएल बिस्ट जो कि इंचार्ज हैं भारतीय गौरक्षा आंदोलन के, वो हमारे साथ भोपाल से राजतौर पर जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का हम इस प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मरियम खातून साहिबा, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरह का कोर्ट से फैसला आया है आपके शौहर को लेकर, कैसे इस फैसले को आप देखती हैं? जी, मैं एक कोर्ट का फैसला जो भी हुआ हमें अच्छा लगा और कोर्ट का हम सम्मान भी करते हैं और शुक्रिया अदा भी करते हैं कि सही फैसला किए, अच्छा बेहतर किए। बिल्कुल। मरियम खातून ये जानना चाहते हैं कि मरियम खातून, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के वाकये के बाद जो फैसला आया है, क्या आप लोगों के जो जख्म थे उन जख्मों को भरने के लिए काफी है? जी मैं समझी। हेलो। जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जो फैसला आया, क्या इससे आप लोगों के जख्म भर पाएंगे? एक इंसानी जिंदगी का नुकसान हुआ था, एक इंसान का कत्ल हुआ था। देखिए ये जख्म ऐसा है कि अब जख्म नहीं भर पाएगा। बिल्कुल। और हम लोग कहीं खुद बहुत मुसीबत और दिल्लत में भी है, परेशानी में है भी है। तो हम सरकार तो खैर बोले हैं कि जो मुआवजा सही जो मुआवजा है उसे दिया जाए। और इसके अलावा एक और मेरा सवाल है कि मुआवजा तो खैर दे देंगे, जो भी मुआवजा है सरकारी मुआवजा हमें मिल जाएगा, लेकिन हम लोग बोले थे, सरकार ने बोले थे कि 2 लड़का के लोग भी दिया जाएगा। तो मैं भी यही बोलते हैं कि मेरा बच्चा को अगर नौकरी दिया जाएगा, यही 2 की नौकरी दिया जाएगा तो मेरा घर में अच्छा रोजी रोटी अच्छा बढ़िया चलता, लेकिन कमाने वाला एक ही था। सही। अब तो रहा नहीं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक इंसानी जिंदगी का बदल तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आज मरियम खातून की आंखों में एक तरह से खुशी दिख रही है, कहीं ना कहीं उनके जख्मों पर यह मरहम जरूर लगेगा। लेकिन खुद जैसा कि मरियम खातून कह रही हैं कि ये इंसानी जिंदगी का बदल, ये फैसला नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे एक कबूल करेंगे और अदालत के इस फैसले का वो खैर मकदम करती हैं। बीएल बिस्ट जी जो इंचार्ज हैं भारतीय गौरक्षा आंदोलन के, उनके पास हम जाना चाहेंगे। बीएल बिस्ट जी, हम समझना चाहेंगे कि आप लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हत्या और हिंसा में किसी भी सामाजिक संगठन का कोई विश्वास नहीं होता। हम भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते। अगर इस प्रकार की गतिविधि गौमांस की तस्करी वो मृतक कर रहा था तो उसको लेकर के सूचना कानून को देनी चाहिए थी, कानून उसके हिसाब से कार्रवाई करता। और यही हम लोगों का उद्देश्य रहता है। कानून अपने हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून अपने हाथ में लेकर के काम नहीं किया जा सकता है। हम कितनी हत्याएं करेंगे, वो कितनी हत्या कर करके गौरक्षा की उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। किसी की हत्या करना निश्चित रूप से एक जघन्य अपराध तो है ही, असामाजिक भी है। और ये कोई निर्णय नहीं, ये कोई निष्कर्ष नहीं है। ये हमारे उद्देश्य, संगठन का उद्देश्य है नहीं कि हत्या तस्करी करने वाले का, गौमांस की तस्करी करने वाले की हत्या कर दी जाए तो गौमांस तस्करी रुक जाएगी, गौहत्या रुक जाएगी। इसमें हमारा विश्वास नहीं है। बिल्कुल। और बिस्ट जी, अभी आपने मरियम खातून को, अलीमुद्दीन की जो विधवा हैं, उनकी आपने आवाज सुनी, उनका जो दर्द है वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन एक जो इंसानी जिंदगी है उसके बराबर यह फैसला नहीं हो सकता है। इंसानी जिंदगी की भरपाई नहीं हो सकती है। बिस्ट जी, ऐसा
हर हत्या में यही तर्क होता है जी। किसी भी इंसान की, किसी भी मासूम की, किसी अबोध बच्चे की भी हत्या होती है तो वो भी उसी श्रेणी में आती है। हत्या तो हत्या है, किसी भी मानसिकता से की जाए तो हत्या का कोई समर्थन तो नहीं करता, हत्या को कोई प्रोत्साहित नहीं करता। हत्या करना किसी संगठन के एजेंडे में नहीं हो सकता है कि किसी की हत्या कर दी जाए, लेकिन ये कानून की सबसे अहम भूमिका इसमें है। अगर कानून अपना काम ठीक प्रकार से उस समय कर रहा होता, ये गौहत्या का काम करने वाले का कानून रोकता, तो ये स्थिति नहीं होती। ये उसके लिए भी कानून जिम्मेवार है और कानून ने जो निर्णय दिया है, अदालत ने जो निर्णय दिया है, वो भी स्वागत योग्य है कि किसी भी प्रकार की हत्या को, हिंसा को कोई भी समाज, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन बीएल बिष्ट जी, अफसोस की बात तो यही है कि आज जब कोर्ट इन्हें हत्यारा कह रहा है, इन्हें कातिल कह रहा है, उस वक्त निकलकर आप लोग भी इसकी निंदा कर रहे हैं। उस वक्त कहां आप लोग थे जब अलीमुद्दीन का कत्ल कर दिया गया, जब इस तरह के कई वाकयात मुल्क में हो गए, उस वक्त आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई थी बीएल बिष्ट जी? बड़ा ही आव्यावहारिक प्रश्न है सर जी, बड़ी ही आव्यावहारिक प्रश्न है। हमारे गौरक्षक अगर कहीं रोड पे काम करते हैं, कहीं जंगल में काम करते हैं, कहीं भी जाके काम करते हैं, पब्लिक की सूचना पर जाके कोशिश करते हैं कि उस चीज को रोका जाए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी घटना कहीं हो रही है, देश के किसी कोने में हो रही है और हम लोग जाकर के सीधे वहां पर पहुंच जाएं। हमारे कार्यकर्ता ही होते हैं, उनका हर संभव प्रयास होता है कि गौमांस, गौ की हत्या ना हो। वो हमारे आस्था का केंद्र है, आस्था के साथ साथ पूरे विश्व की मां है और उसकी हत्या निर्जीव है, वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। उसके मांस खा करके और मांस की तस्करी करने की, रोटी रोजी चलाने का ये तरीका तो गैर कानूनी है ना, ये तो कानून में मान्यता नहीं देता है ना। तो गौ हत्या का तस्करी में वो शामिल होना अपने आप में वो भी दोषी है, उसके भी ऊपर कार्रवाई होती। अगर वो हमारे कार्यकर्ता उसको उस मांस के साथ पुलिस के हवाले कर देते तो उसके ऊपर भी अपराधी का काम चलता, उसको भी अपराधी की तरह से ही कोर्ट में खड़ा होना पड़ता, वो भी अपराधी था। लेकिन मैं उसको हत्या के लिए जस्टिफाइड नहीं करता हूं कि हत्या कर दी तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हिंसा करना या हिंसा का रास्ता लेना कोई निर्णायक, फलदायक, अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग कभी प्रोत्साहित नहीं करते। नहीं, बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर आप लोगों ने ये आवाज बिष्ट जी पहले उठाई होती तो शायद मुल्क में इस तरह की हत्याओं की जो एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, वो शायद तादाद इतनी बड़ी नहीं होती। आप लोग को आवाज पहले उठानी चाहिए थी। हम तस्लीमुद्दीन की हत्या का इंतजार नहीं कर रहे थे, हम उन मियां साहब की हत्या का इंतजार नहीं कर रहे थे कि वो उनकी हत्या हो जाए फिर हम आप जाके अपनी सिंपैथी देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण इसी बात का दिया जाता है कि उनको रोकने के लिए आप कानून का सहारा लीजिए, पकड़ के पुलिस को दे दीजिए, पुलिस को सूचित करिए और पुलिस की सहायता से उसको रोकिए। अब उसमें एक पक्ष तो छुपा रह गया कि वास्तव में जो लोग हत्यारे थे, जो गोमांस तस्करी कर रहे थे, वो पक्ष तो साइलेंस हो गया। इस आदमी के जो सामने आ गया, इसकी हत्या हो गई, तो वो पूरा अपराधी वृत्त तो पूरा छुप गया ना। जाहिर सी बात है कि सच्चाई कहीं ना कहीं इस कत्ल के बाद सच्चाई छुप गई। बीएल बिष्ट जी, आपके पास फिर हम दोबारा लौट कर आएंगे। संजीव एम्बिस जो कि वकील थे अलीमुद्दीन के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव एम्बिस जी, आपके पास आना चाहेंगे। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, शुरू से ही आप क्योंकि इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे, अब आगे क्या कुछ इस मामले में हो सकता है? जिन लोगों को कसूरवार ठहराया गया, जो मुजरिम है, जो जिन्हें सजा हुई है, अब आगे क्या कुछ हो सकता है अगर कानूनी पहलू की हम बात करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं अलीमुद्दीन का केस को मैं पैरवी नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं डिफेंस का लॉयर था। अच्छा, जी जी जी। मैं इस केस में डिफेंस का लॉयर था जी। और ये जो है, ये टोटल इसमें 12 पर्सन्स एक्यूज बनाए गए थे, जिस नामजद किए गया था एफआईआर में। और चार्जशीट भी पुलिस ने चार्जशीट की थी, 12 एक्यूज पर्सन्स के अगेंस्ट में चार्जशीट की थी, जिसका ट्रायल चल रहा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट नोटिफाई किया गया था, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। जो सेशंस कोर्ट है, सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। सेशन कोर्ट में जो ट्रायल जो चल रहा था, ड्यूरिंग ट्रायल उसमें एक एक्यूज जो था वो चाइल्ड था, बच्चा था, जुवेनाइल जी। वो जुवेनाइल, उन्होंने वो एक्यूज के तरफ से जुवेनाइल का प्ली लिया गया, क्योंकि वो 16 to 18 इयर्स हीनस क्राइम के अंतर्गत आता था, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसको इंक्वायरी के लिए भेजा गया। अभी उसमें कोई फैसला नहीं आया।
इसमें फैसला आया, इस केस में फैसला आया जिसमें 302 आईपीसी के अंतर्गत दोषी करार दिए गए हैं टोटल 11 एक्यूज पर्सन को, जिसमें इनको आज सेंटेंस के पॉइंट पर आज हियरिंग हुआ है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा आर्गुमेंट किया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट के द्वारा आर्गुमेंट किया गया। स्टेट का मांग था, स्टेट का आर्गुमेंट था कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है और इसमें कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट किया जाए। लेकिन स्टेट का आर्गुमेंट के बाद कोर्ट बहुत सेटिस्फाइड नहीं था और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस के कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए ये डेथ पनिशमेंट का केस, कैपिटल पनिशमेंट का केस नहीं है। डिफेंस का आर्गुमेंट था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं है और ये फर्स्ट ऑफेंस है और जितने भी एक्यूज थे वो यंग एज के हैं, इनके फैमिली हैं और इनको अगर पनिशमेंट लाइफ कैपिटल पनिशमेंट किया जाएगा तो इनको रिफॉर्मेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। देन आज फाइनल वर्डिक्ट आया। गिल्टी तो होल्ड किया गया था, 16 मार्च को ही गिल्टी होल्ड किया गया था 302 में ऑल एक्यूज पर्संस को। आज इसका वर्डिक्ट आया, फाइनल सेंटेंस के पॉइंट पर वर्डिक्ट आया। डिफरेंट सेक्शंस में पनिशमेंट किया गया जो इंक्लूडिंग 302 आईपीसी, 302 आईपीसी में इनको लाइफ पनिशमेंट किया गया है। अब इनके पास एक ही चारा बच गया, एक ही उपाय है जो ये रिकोर्स ले सकते हैं, जो सीआरपीसी का 374 में प्रोविजंस है कि सेशंस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में ये हाई कोर्ट में अपील देंगे। अच्छा। और अपील की सुनवाई होगी और अपील की वहां जो सुनवाई होगी तो वो जो इसका जो फैक्ट्स है, जो लोअर कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में जो भी एविडेंस, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों के पास अभी ऑप्शन और भी हैं, ये हायर कोर्ट में भी दरवाजा खटखटा सकते हैं अपने लिए। क्योंकि इस पूरे मामले को कवर करते रहे हमारे सहयोगी मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। मनोज, सबसे पहले एक चीज आपसे समझना ये चाहेंगे कि भाई क्या जिस तरह का बड़ा फैसला रियर ऑफ द रियरेस्ट इस मामले को अगर कहा जाए, जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट से पूरा मामला आया है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के फैसले के बाद क्या लिंचिंग के इस तरह के जो वाकयात हुए, जो गुंडागर्दी थी, क्या उस पर ब्रेक लगेगा, उस पर लगाम लगेगा मनोज कुमार? अबू, पहले मैं बता दूं कि कोर्ट ने इस पूरे मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं माना है। हालांकि यह मामला अगर हम कहें तो लिंचिंग को लेकर के अलग मामला है, क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में लिंचिंग का यह ना कोई पहला मामला था ना आखिरी मामला है। लेकिन इस बात को कहा जा सकता है लिंचिंग को लेकर के कि लिंचिंग का जो मामला आया है उसमें पहला यह मामला देश में संभवतः बना है जिसमें कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इतने तेजी से इसकी सुनवाई हुई है और उसमें फैसला आया। निश्चित तौर पर क्योंकि जब ये जिस समय क्या यह घटना घटी है, अगर हम बात करेंगे 29 जून की, तो उसके आसपास में अगर देखेंगे पिछले 2 महीने और आगे के 1 महीने के, तो उस दौरान कई लोगों की लिंचिंग में हत्याएं हुई। लोहरदगा में हुई, रामगढ़ में हुई, चतरा में हुई, सरायकेला में हुई। तो इस तरह से कहा जाए तो आधा दर्जन से अधिक लोगों की लिंचिंग में हत्या हुई थी। निश्चित तौर पे जो आज फैसला आया है, कोर्ट ने जो फैसला दिया और जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, पुलिस पर्सनल्स जो हैं वो फटाफट सारा काम किए, चूंकि अक्सर केस में जो डिले होता है उसमें पुलिस की तरफ से कोताही बरती जाती है। लेकिन इस मामले में अगर हम बात करेंगे तो पुलिस के तरफ से तमाम वो सारी चीज़ें जो हैं वो सही समय पे कोर्ट में उपलब्ध कराई गई। बात चाहे सबूतों की हो, बात चाहे साइंटिफिक एविडेंस की हो, या फिर जो बाहर भेज करके जो लखनऊ से जो FSL की जो रिपोर्ट मंगानी थी CD को लेकर के, वो सारी चीज़ों को लेकर के, तो पुलिस ने भी इसमें अगर कहा जाए तो एक तरह से जो कार्रवाई होती है सही तरीके से करने की, जो समयबद्ध तरीके से करने की, वो क्या है नतीजा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें पुलिस की तरफ से भी जो कार्रवाई की गई उसकी भी एक तरह से सराहना की जानी चाहिए, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। मरियम खातून, आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जब मुल्क में इस तरह के वाकयात हों और उस पर अदालत की तरफ से इस तरह के जल्दी जल्दी अगर फैसले आए या इस तरह के फैसले आए, तो आपको क्या लगता है कि जो लिंचिंग के मामले हुए या गौहत्या के को लेकर जो इस तरह के कत्ल होते हैं, क्या उस पर लगाम लगेगा, उस पर रोक लगेगी? मरियम खातून। हाँ जी, हाँ, क्या बोले?
मतलब इस तरह के फैसले अगर आएंगे, या ये जो फैसला आया एक मिसाल है मतलब हिंदुस्तान के लिए, अदलिया के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, खासतौर से उन गौरक्षकों के लिए जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के वाकयात अब दोबारा नहीं होंगे अगर ऐसे फैसले आने लगे? हाँ सर, हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा फैसला आने लगे तो ऐसा गुंडागर्दी होना नहीं चाहिए और सब रिश्ता अच्छा बनाए रखे, हिंदू और मुस्लिम का रिश्ता अच्छा बनाए रखे। ये गुंडागर्दी अच्छा बात नहीं है ये, क्योंकि जो होना था हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो, बिल्कुल, हाँ हेलो जी जी, ऐसा खून खराबा नहीं होना चाहिए। मैडम मरियम, मेरा सवाल थोड़ा सा, एक सवाल और आप जवाब दे दीजिए। खातून जी, एक जवाब आप हमारा दे दीजिए कि गौ हत्या होती रहनी चाहिए क्या? एक गौ हत्या का मांस का व्यापार होता रहना चाहिए क्या? ये आप देखिए, आपने कभी एक बार भी अपने आदमी को कहा कि ये गौ हत्या का व्यापार मत करिए? क्या एक बार भी आपने आदमी से बोला कि ये गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या का मांस का व्यापार मत करिए? क्या एक बार भी आपने बोला? अगर आपने एक बार भी उन्हें बोला होता तो शायद ये घटना ना होती। ये मानती हैं आप? नहीं, लेकिन बीएल बिष्ट जी यहाँ पर, बिष्ट जी यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, गौ तस्करी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इस पर बहुत बड़ी सजाएं होती है, लेकिन किसी को मौत के घाट उतार देना ये कहां का इंसाफ है? बिष्ट जी, मैंने पहले भी कहा कि वो गलत है। गौ हत्या, हिंसा करना हमारा काम नहीं है जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज वो जो रिलीफ की बात कह रही हैं कि मुझे बड़ी मानसिक शांति मिली है, जब वो गौमांस व्यापार कर रहा था एक बार भी उन्होंने अपने आदमी के कहा कि ये गौ तस्करी का मांस का काम मत करिए, ये अच्छा नहीं है, इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते, एक बार भी कहा उन्होंने। आज वो कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रही हैं। गलत काम के जब न्याय आ गया तो स्वागत कर रही हैं। अगर अपराध किया है तो उसको भी रोकने का काम एक बार उन्होंने किया। सुन लीजिए, देखिए मरियम खातून कुछ कह रही है, सुन लीजिए जी। इनसे पहले आप मेरा बात समझिए। मेरा पति वो गौ हत्या वाला मांस का कारोबार नहीं करते थे, ये ड्राइवर थे, समझ गए? ये ड्राइवर थे, ये घर से यही कह कर निकले थे कि हम 1 घंटा में हम आ रहे हैं। बिष्ट जी, आपने सच्चाई सुनी। अलीमुद्दीन जो थे वो गाड़ी के ड्राइवर थे। हाँ, वो गौ मांस की तस्करी नहीं करते थे, वो ताजिर नहीं थे। गाड़ी में ही तो मांस था भाई, लेकिन वो तो गाड़ी के ड्राइवर थे। गाड़ी में मांस तो गौ मांस ही था ना। अरे तो भाई ड्राइवर थे तो कौन चला रहा गाड़ी में? मालूम नहीं कि हम क्या लेके जा रहे हैं? वो एक बार नहीं कई बार का हैबिचुअल थे वो। लेकिन बिष्ट जी, इंसानी जान से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता है ना? ठीक है, गौमाता तो नहीं है ये, आप उसको जस्टिफाइड मैं नहीं कर रहा हूं कि हत्या कर दी तो ये ठीक काम किया, ये मैं उसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं। लेकिन सवाल आपके एक स्वस्थ मस्तिष्क की बात है कि कोई आदमी अपराध की वृत्ति में लगातार संलग्न है तो क्या घर के लोगों को उसको रोकना नहीं चाहिए कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ये गलत लाइन है, इसको मत करिए? ये उस बात को भी उन्हें मानना चाहिए कि नहीं, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ वो गलत काम कर रहे थे? आप मेरा बात समझिए। जब वो काम मेरा सब आदमी करता तब तो मुझको रोकते। तुम आपको एक बार मैं क्या बात बोल चुके हूँ, मेरा शौहर मेरा आदमी ड्राइवर थे अपना। लेकिन बीएल बिष्ट जी, जिस तरह से अदालत से इंसाफ मिला है अलीमुद्दीन की विधवा को या अलीमुद्दीन को एक तरह से, ऐसे में तो ये साफ जाहिर है कि जो गौ रक्षक थे, जो गुंडे थे जिन्होंने कत्ल किया अलीमुद्दीन का, जाहिर सी बात है कि अलीमुद्दीन के खिलाफ वो सबूत नहीं मिले। बीएल बिष्ट जी, अगर सबूत मिल भी जाते तो मृतक के खिलाफ कोर्ट क्या कार्रवाई करता? अगर सबूत मिल भी जाते तो मृतक के सवाल क्या कोर्ट कार्रवाई कर सकता था? यही तो सवाल उठता है कि भाई कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए के कारण। बीएल बिष्ट जी, यही तो सवाल उठता है कि कानून कम से कम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये मृतक को भी चाहिए था, ये मरने वाले को भी चाहिए था कि उसे गौमांस तस्करी नहीं करनी चाहिए थी। एक ना एक दिन तो नॉलेज में ध्यान में आना था ये बात। ठीक है बीएल बिष्ट जी, बहुत मुख्तसर बताइए। बीएल बिष्ट जी, आप ये यकीन दहानी कराइए कि इस तरह की गुंडागर्दी अब सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगी और कानून हाथ में नहीं लेंगे। गौरक्षक जो है वो कानून हाथ में नहीं लेंगे। बीएल बिष्ट जी, बिल्कुल। हमारी आज हम इस न्यायालय के इस निर्णय के इंतजार नहीं कर रहे थे, हम तो पहले से इस बात के पैरोकार हैं। बहुत
मजबूती से इसके पक्षकार हैं कि तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना ईमानदारी से बताइए फिर इस तरह के मामले रुक क्यों नहीं रहे? बीएल बिजली पूरी ईमानदारी से बताइए इस तरह के मामले आखिर रुक क्यों नहीं रहे? लगातार तस्करी हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, गौमांस की तस्करी बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। मैं आपको आंकड़े देना चाहूं तो आपको हैदराबाद से लेकर के पूरे बिल्कुल जाहिर सी बात है बीएल बिजली, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, फिर कभी हम इस पर डिबेट करेंगे, क्योंकि गौ तस्करी भी नहीं होनी चाहिए और जिस तरह की गौरक्षक गुंडागर्दी कर रहे हैं उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। और कोर्ट से जो फैसला आया है उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब इस तरह की गुंडागर्दी गौरक्षकों की तरफ से सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बीएल बिजली आपका भी, संजीव एम्बिस जी आपका भी और मरियम खातून जी आपका भी। इसके अलावा मनोज कुमार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर खास में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।